हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होता है, सब कुछ जो है कि हम लोग इस वीडियो में दिखेंगे। जो है कि आप जो है कि शुरू से लेकर अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जो है कि जुड़ जाइएगा। और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग इस टाइप की नई वीडियो अपलोड करें आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो आपको समझना है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है। ठीक है, पहला क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ये बहुत सिंपल है। देखिए, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु में, किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, अब लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु, किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसको? प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आई बात? यानी कि किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए, किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, उसी को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कोई आपका परमाणु है। ठीक है, ये कोई क्या है? आपका परमाणु। ये कोई आपका परमाणु है और आप लोग पता है कि जो परमाणु का ये नाभिक होता है, परमाणु का ये क्या? नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। यानी कि जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम लोग प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, और न्यूट्रॉन को किससे? N से। यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये परमाणु का क्या हो गया? नाभिक। और बच गया क्या? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस परमाणु के नाभिक के जो परमाणु के जो बाहर, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहर क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहर जो है क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसको भी लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चक्कर लगाता रहता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर, किसके बाहर? जो परमाणु है, परमाणु का जो बाहरी कक्ष है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है।
यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में जो है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेले जो है कि परमाणु के जो बाहर कक्ष है उसमें जो है कि चक्कर लगाता रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये समझ में आई चीज़ है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब परमाणु के बाहर जब चक्कर लगाता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, न तो उसमें ऊर्जा की कमी होती है और न ही ऊर्जा की वृद्धि। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा इस बात को याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हो सकता है ये पूछा जा सके कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चक्कर लगाता रहता है तो क्या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए है, अब मान लीजिए वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी, उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी, न तो वृद्धि होती है ऊर्जा में, न तो कमी होती है। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो परमाणु जो होता है ना, यदि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और परमाणु के नाभिक में जो है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के बाहर जो है हमेशा चक्कर लगाता रहता है। जब परमाणु के बाहर यह चक्कर लगाता है तो न तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है और न ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। इतना आपको क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है यदि इसके निचले स्तर में, यानी कि निचली कक्षा में यदि जाना चाहता है तो एक निश्चित ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है अपने अंदर से जो है कि एक निश्चित ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। जब उत्सर्जित अपने अंदर से ऊर्जा करेगा तो उसकी चाल में हो सकता है कमी हो, और कमी जब होगा तो वह चौथी कक्षा में चला जाएगा, यानी कि उस अपने कक्षा से निचले स्तर में। यानी कि ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। यदि मान लीजिए पहला कक्ष हो गया, मान कर चलिए, ठीक है, ये दूसरा कक्ष हो गया, क्या, तीसरा। यदि मान लीजिए तीसरा कक्ष में ये चक्कर लगा रहा है तो यदि यह दूसरा स्तर में जाए, यानी कि यह दूसरा कक्षा में यदि जाना चाहता है तो अपने अंदर से जो है कि एक निश्चित जो है कि मात्रा को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। यानी कि निश्चित जो ऊर्जा होती है, यानी कि अपने अंदर, यानी कि दूसरे कक्ष में जाने के लिए अपने अंदर से एक निश्चित ऊर्जा को उत्सर्जित करने का मतलब क्या हुआ, बाहर निकाल देता है, ताकि मैं जो है कि दूसरे कक्ष में जा सकूं, ठीक है। तो ये रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्ष में चक्कर लगाता रहता है, और जब उसको दूसरी कक्षा में जाना पड़ता है, यानी कि इस कक्षा से निचले स्तर कक्षा में यदि जाना पड़ता है तो वह अपने अंदर से एक निश्चित मात्रा को, ऊर्जा की जो एक निश्चित मात्रा होती है उसको क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। और उत्सर्जित करने के बाद जो है कि अपने निचले स्तर में जाता है, यानी कि निचली कक्षा में वह जाता है। कब, जब अपने अंदर से ऊर्जा को उत्सर्जित यानी कि बाहर निकालेगा तो। वही बाहर निकालता है, एक क्वांटम ऊर्जा जो है बाहर निकालता है। कितनी क्वांटम की, एक क्वांटम जो है ऊर्जा अपने स्तर से बाहर निकालता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसे मान लीजिए कि यह तीसरी कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है और इसको चौथी कक्षा में जाना है। कौन से में जाना है, यदि चौथी कक्षा में जाना है तब यह ऊर्जा को क्या करेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है अपने निचली कक्षाओं में, यानी कि निचले स्तर में यदि जाना चाहता है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन को मान सकते हैं, या जो है कि ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित जब करेगा तो वह निचली कक्षाओं में जा सकता है। बस आप जो है कि ये समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन को निचले स्तर में जाना पड़ता है, यानी निचली कक्षाओं में जाना पड़ता है, तो वह अपने अंदर से ऊर्जा को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन को उच्च स्तर में जाना पड़ता है तो वह ऊर्जा को जो है यानी कि निश्चित मात्रा की जो ऊर्जा होती है, यानी कि जितनी उसकी ऊर्जा, उसको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना वह ग्रहण करेगा। उसके बाद जो है वह अपने उच्च कक्षा में जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, एक निश्चित
एक जो है कि निश्चित जो मात्रा होगी ऊर्जा का उसको उत्सर्जित करेगा तो निचली कक्षा में जा सकता है, और यदि उच्च कक्षा में जाना होगा तो वह जो है कि अपने निश्चित मात्रा को, यानी कि ऊर्जा की जो निश्चित मात्रा होगी वह अवशोषण करेगा अपने अंदर, उसके बाद जो है कि बाहरी कक्षा में यानी अपने उच्च कक्षा में वह जा सकता है। ठीक है, और लेकिन मान लीजिए इसी कक्षा में, बाहरी कक्षा में बार बार चक्कर लगाता है तो न तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है, न ही उसकी ऊर्जा में वृद्धि। तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें परमाणु के नाभिक में क्या कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन आपके होते हैं। ये कंफर्म हो गया ना। अब जो आपका अगला है परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर। यानी कि परमाणु जो संख्या होती है, परमाणु जो संख्या होती में है मेरे प्रिय छात्रों, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जो परमाणु संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, परमाणु जो है कि बराबर होती है। कौन, परमाणु संख्या। और जो परमाणु संख्या होती है इसको जेड से दिखाते हैं, और प्रोटॉन की संख्या को आपको पता है या पी से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को किससे, ई से। यानी कि जो परमाणु संख्या होता है या परमाणु जो है कि क्रमांक जो होता है उसको जेड से इंडिकेट करते हैं, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे पी से, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। और हाँ, इसमें जो है कि हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आपका एग्जाम्पल जो है कैसे आएगा। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, अब देखता हूँ द्रव्यमान संख्या। अब क्या देखना है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर ये आप चीज़ें याद रखेगा कि परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को पी से इंडिकेट करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे, ई से इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु संख्या हो गया। अब यहीं पर देख लीजिए क्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या होती क्या है, इसका भी परिभाषा हम लिख देते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु या तत्व ले लीजिएगा, ठीक है, किसी तत्व के नाभिक में, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या संख्या, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग लिख भी सकते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो तत्व है ना, कोई भी आपका तत्व है और उस तत्व के जो नाभिक में उपस्थित होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, कहा गया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये समझ में आ गई, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होगा उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इस बात को आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या कह रहा है, देखिए कह रहे कि प्रोटॉन जो होगा और न्यूट्रॉन जो होगा उनका जो यदि हम लोग योग करते हैं तो वही आपका फाइंड होता है द्रव्यमान संख्या। सूत्र क्या बनता है, देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर आपका हो जाएगा, कह रहे कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग ना, यानी कि आपका हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या ऐसे भी कर सकते हैं प्रोटॉन की संख्या ले लीजिए, प्रोटॉन की संख्या आप प्लस किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या।
प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। एगो ये हो गया द्रव्यमान संख्या का कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि मालूम प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग जोड़ दें तो आपका पता चल जाएगा कि द्रव्यमान संख्या कितना है। कंडीशन याद रखिए, क्या क्या कंडीशन बन रही है इसमें। जो इलेक्ट्रॉन को बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जब घूमता है तो आप इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है न तो कमी होती है न तो वृद्धि होती है, और निम्न कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो अपने एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर फेंकता है, ठीक है। और यदि उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ता है तो अपने अंदर जो है एक निश्चित ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसके बाद जो है कि वह उच्च कक्षा में जा सकता है। अब देखिएगा, जो एक क्वांटम संख्या का मान, एक क्वांटम का, इसमें एक छोटा है चीज उसको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए इसको छोटे अभी मैं बता दे रहा हूँ इसको, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको समझ में आया, अब ये तो आपको क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, कोई बात नहीं। फिर जो है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान जो संख्या है, द्रव्यमान जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या आया है ना, यानी प्रोटॉन जो होगा किसके किसके बराबर होता है, ध्यान दीजिए। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर और परमाणु संख्या के बराबर, यानी कि यहाँ पर जब प्रोटॉन की संख्या है तो यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है और परमाणु संख्या के भी बराबर। तो इसको हम लोग एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि परमाणु, ठीक है, परमाणु की संख्या आप प्लस किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। यदि ये भी पता हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तीसरा इसमें बन जाएगा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर। अब ये फिर परमाणु किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के भी बराबर है ना, एक तीनों वैल्यू जब बराबर है तो तीनों में से किसी को भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप प्लस आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनों की क्या संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। यानी कि ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना। बस कुछ नहीं करना था, जब ये प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला का ये जो परिभाषा का रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है आपका वह द्रव्यमान संख्या कहलाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो प्रोटॉन होता है परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन जो होता है परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब तो जहाँ पर प्रोटॉन है वहाँ पर एक बार परमाणु संख्या का भी योग कर सकते हैं और जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी योग कर सकते हैं। या परिभाषा आप लोग ऐसे बना सकते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, नाभिक में तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है ना, बस वैसे ही रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया, कैसे पता है ना कैसे बना, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु और इलेक्ट्रॉन के जब बराबर होता है, प्रोटॉन की जगह पर एक बार परमाणु रख दीजिए, एक बार क्या रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जो यह इलेक्ट्रॉन होता है, एक बार इसको रिपीट कर दे, यह जो इलेक्ट्रॉन होता है एक क्वांटम का मान, एक क्वांटम का मान, जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के एक क्वांटम का मान, यहां पर लिख दे, एक क्वांटम का मान h भी होता है। एक क्वांटम का मान क्या होता है, h भी। यानी कि एक क्वांटम का मतलब समझ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करता है तो वह एक क्वांटम के बराबर ग्रहण करता है। कितने क्वांटम के, एक क्वांटम के बराबर ग्रहण करता है। जो एक क्वांटम का मान जो होता है आपका hv के बराबर होता है। किसके बराबर, hv, जहां h को प्लांक नियतांक कहते हैं। h को क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं, और v जो है आवृत्ति है। h को क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक, जहां h बराबर है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है ना, प्लांक नियतांक है। जबकि h का जो मान होता है, प्लांक नियतांक h का मान जो होता है आपका होता है 6.626 गुणे आपका होता है 10 के घात -34 जूल। 10 के घात क्या होता है, -34 जूल,
ठीक है। यानी कि जो एक क्वांटम जब भी इलेक्ट्रॉन आपका अपने अंदर से जो है ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर फेंकता है तो एक क्वांटम के बराबर बाहर फेंकता है, और जो एक क्वांटम का मान होता है hb होता है, क्या होता है hb, और अंदर भी ग्रहण करेगा ऊर्जा तो एक क्वांटम के लगभग बराबर जो है कि आपका ग्रहण करता है, जो hb आपका होता है। और जहां पर h को प्लांक नियतांक कहते हैं, जो कि h का मान होता है 6.62 6×10⁻³ जूल। और भी जो है भी आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है, भी आपकी क्या होती है, आवृत्ति। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, कि प्लांक नियतांक जो है h का वैल्यू आपका कितना होता है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे तो आपका जो है कि आगे भी काम करेगा। ये चीजें समझ में आ गई। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें रही। अब यहाँ पर आप जो है कि ये फार्मूला भी याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम हटाते हैं इसको, यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल जैसे कैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में क्या क्या आपका है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं नीचे लिख दूँ Z बराबर होता है P/E, यानी कि ये परमाणु है, परमाणु संख्या है, और ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए Na, सोडियम है आपका, सोडियम ये 11 है, और ये क्या है आपका 23। तो एक बात याद रखिए कि जो नीचे वाला ये भाग है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। और जो ऊपर वाला ये भाग है मेरे प्रिय छात्रों, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका Na यानी कि जो सोडियम है, सोडियम में आपके क्या क्या वैल्यू हैं, यानी सोडियम यानी 11 ये है, ये 23 है, ये 11 हो गया, ये क्या 23। तो जो 11 है यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इंडिकेट करता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि जो 23 है यह द्रव्यमान संख्या को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। तो आपको क्या क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा, जो आपको द्रव्यमान संख्या मिला है, क्या मिला है, जो द्रव्यमान संख्या मिला है, तो द्रव्यमान संख्या पहले देखिए इलेक्ट्रॉन कितने मिले भाई, इलेक्ट्रॉन आपके क्या है 11, इलेक्ट्रॉन कितना 11 हो गया। अब यहाँ से द्रव्यमान संख्या की बात करें, और देखिए इलेक्ट्रॉन जो है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी बराबर होता है, और परमाणु संख्या के बराबर, यानी कि Z जो है, Z का वैल्यू कितना हो गया 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 11, परमाणु जो है संख्या भी 11, और जो है प्रोटॉनों की संख्या भी 11, यानी कि प्रोटॉनों की भी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या सभी का जो वैल्यू है आप कितना मिला 11। अब हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, किसकी, द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या तो मालूम हो चुका है ना, द्रव्यमान संख्या आपका इसमें 23 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है भाई 23। तो द्रव्यमान संख्या 23, तो यहाँ पे पता है बच के क्या न्यूट्रॉन, क्या बच, देखिए 4 वैल्यू इसमें फाइंड हो चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पता हो गया है, परमाणु संख्या पता हो गया है, इसके बाद प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन मालूम हो गया है, और Z जो है परमाणु संख्या पता है, यानी कि परमाणु संख्या पता हो गया, प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या पता हो गई, और क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो गई, और द्रव्यमान संख्या 4 वैल्यू पता हो गए हैं। 5वां वैल्यू बच गया है, कौन बच गया है, कौन 5वां वैल्यू, न्यूट्रॉन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, न्यूट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा न्यूट्रॉन के ये सभी फार्मूले हैं ना, तो न्यूट्रॉनों की जब भी संख्या निकालेंगे तो इस परमाणु संख्या को या प्रोटॉनों की संख्या को इधर भेज दीजिए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान संख्या अब माइनस क्या, प्रोटॉनों की भी संख्या ले सकते हैं, परमाणु संख्या ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है कि मैं लिखता हूँ प्रोटॉनों की संख्या,
की संख्या। बस कुछ नहीं, तो अब न्यूट्रॉन बराबर हो जाए द्रव्यमान संख्या कितना है 23, अब माइनस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितने हैं 11, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा 2 और 2 में से 1 घटा 1, 12। यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी n होती है ना। तो मेरे प्रिय छात्रों, न्यूट्रॉनों की जो संख्या है आपका हो गया कितना 12 आपका हो गया। ठीक है, ये समझ में आया ना। यानी कि जो ऊपर वाला मान है, यानी सोडियम में यानी इलेक्ट्रॉन 11 हैं और द्रव्यमान संख्या इसका कितना है 23 है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह प्रोटॉन के भी बराबर होता है और परमाणु क्रमांक के भी बराबर होता है। ठीक है ना, प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर भी होता है और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो ई का भी मान 11 हो जाएगा, पी का भी मान 11 हो जाएगा और जेड का भी मान कितना हो जाएगा 11, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या पता ही है क्या 23। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन पता हो गया, प्रोटॉन पता हो गया और जो है कि आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु जो है संख्या पता हो गई या परमाणु क्रमांक पता हो गया, तो आसानी से न्यूट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला यहाँ से बन जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, या द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी से ना फार्मूला निकलेगा। तो इतना हो गया। अब इसके बाद आगे मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका सोडियम का रहा, किसका रहा सोडियम का। यहां पर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का, Mg। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 12 हैं, और इसके बाद जो द्रव्यमान संख्या है आपका 25, द्रव्यमान संख्या कितना 25। तो जो आपका द्रव्यमान संख्या जब 25 हो गया, तो अब ये बताइएगा इसमें इलेक्ट्रॉन तो आपके कितने हो गए 12 हो गए, पी प्रोटॉन भी कितना हो गया आपका 12 ही हो गया, और जेड जो है आपका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जेड बराबर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो आपको वही रह जाएगा ना। चलिए फिर सेम प्रोसेस आपका वही हुआ। अब आपको फिर क्या निकालना है न्यूट्रॉन, यानी कि एन का मान, किसका मान निकालना है एन। तो एन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, आपको क्या निकालना है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है आपका 23, द्रव्यमान संख्या कितनी है 23। अब यानी द्रव्यमान संख्या में से जो है प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या घटा सकते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रॉन निकालना है एन बराबर हो जाएगा 23, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, या प्रोटॉन भी तो 12 है या 12, यहाँ से एन बराबर हो जाएगा 23, सॉरी यहाँ पर 25 है ना, ये 25 में से जो है कि 12 घटेगा। ठीक है, 25 में से 12, तो 5 में से 2 घटा 3 और 2 में से 1 घटा 13, यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है आपकी कितनी हो जाएगी 13। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 13। तो ये तो मैग्नीशियम का रहा। उम्मीद है सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखेंगे तो जब भी हम लोग जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे तो ठीक है ना। तो ये आपका मैग्नीशियम का रहा। और दूसरा देखते हैं, तीसरा ब्रोमीन। क्या है ब्रोमीन, देखिए Br, ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन है 35 है। इसके बाद इसमें द्रव्यमान संख्या दिया है कितना 80, द्रव्यमान संख्या कितना है 80, और ब्रोमीन का जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं 35। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत पता हो गया होगा इसमें इलेक्ट्रॉन आपके 12 हैं और प्रोटॉन कितने हैं आपके, इलेक्ट्रॉन आपके 35 हैं, प्रोटॉन कितने हैं 35 हैं, और जो परमाणु संख्या है वह भी कितनी है 35, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया है, तो आपका प्रोटॉन भी वही रह जाएगा और परमाणु क्रमांक भी वही रह जाएगा। आपको निकालना है न्यूट्रॉन, किसका मान निकालना है तो न्यूट्रॉन। आपको पता है कि जब भी हम न्यूट्रॉन निकालते हैं तो ये जो आपका 80 क्या है द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं, यानी कि 35 80 है ना, कहाँ गया 80, यानी कि द्रव्यमान संख्या 80 है, तो 80 में से 35 क्या करेंगे घटा देंगे, जो प्रोटॉनों की संख्या है। या इसे इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, इसे परमाणु क्रमांक भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर। तो इतना समझ में आया। तो 80 में से 35 घटाइए, तो 10 में से 5 घटा 5 हो गया, 7 में से 3 घटा कितना 4, ये रहा 45, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी 45। जब आपका ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन यदि 35 है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन जब 35 होगा
और द्रव्यमान संख्या जब 80 होगी तो आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है परमाणु क्रमांक तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तीनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है द्रव्यमान संख्या में से यदि प्रोटॉनों की संख्या हम लोग हटा दें तो मालूम हो जाता है किसका, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये चीज़ें आज जो है कि आज की वीडियो में बस ये चीज़ें बेसिक रहा, और अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे, प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक का जो है प्रश्नों का सोल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ, जो भी मैं एग्जांपल ये जो चीज़ें मैं बताया हूँ बेसिक चीज़ें आप लोगों को तो ये पता होगा, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दिया हूँ। और ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में ना तो कमी होती है, न ही वृद्धि होती है। लेकिन जब भी आपका उच्च जो है कि कक्षा से यदि निम्न कक्षा में जाता है तो वह एक क्वांटम जो है कि एक क्वांटम के बराबर अपने ऊर्जा को जो है कि बाहर निकालता है। और जब उच्च कक्षा जो है कि निम्न कक्षा से जो है, यदि मान लीजिए यह निम्न कक्षा है और यदि निम्न कक्षा से जो है कि अगले वाले कक्ष में यदि जाना चाहता है तो अपने अंदर से जो है कि एक क्वांटम के बराबर ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ठीक ना। यानी कि अपने अंदर जो है कि एक क्वांटम बराबर ऊर्जा जो है ग्रहण करेगा। और एक क्वांटम का मान आपको पता है कि एच बी होता है, और एच जहां पर आपको कहा जाता है क्या, प्लांक नियतांक होता है, जो कि वैल्यू आपका इतना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो इस टाइप की अपलोड करें तो समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।